नमस्कार। जिस देश में कहा जाता हो पहला सुख निरोगी काया, अगर वहां के लोग बजट से ये अपेक्षा करते हैं कि हेल्दी इंडिया के लिए तमाम उपाय वित्त मंत्री को करने चाहिए, चाहे वो खर्च बढ़ाने को लेकर हो, हम इसे खर्च नहीं, हम इसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे, एक निवेश कहेंगे, और साथ ही साथ जो ग्रामीण आबादी में डॉक्टरों का अभाव है, पैरामेडिकल स्टाफ का अभाव है, नर्सेस का अभाव है, और साथ ही साथ सबसे जरूरी है सस्ती दवाएं, जेनेरिक दवाएं, मुनाफाखोरी पे लगाम लगे, ये तमाम उपाय चाहती है देश की जनता वित्त मंत्री से। स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्त मंत्री इस बजट से क्या कुछ देंगे, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए संजीव मलिक साहब, आप हेल्थ केयर कंसल्टेंट हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि यूएस में भी आप कंसल्टेंसी करते हैं। जानने की कोशिश करेंगे हम किस तरह का मॉडल भारत को चाहिए ताकि एक गरीब इंसान को भी हेल्थ कवर या सस्ता इलाज उपलब्ध हो सके। मेरे साथ अनूप खन्ना साहब, आप प्रेसिडेंट हैं केमिस्ट एसोसिएशन के। हम आपसे जानना चाहेंगे कि दवाइयों के मामले में हम सस्ती दवाइयां लोगों से कैसे पहुंचा सकते हैं और मुनाफाखोरी जो दवाइयों की इस देश में चल रही है वो कैसे कम होगी। साथ ही साथ प्रोफेसर दिनेश यादव, आप एचओडी हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, आप कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हेड हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर यादव। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से बात करें, आइए एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तस्वीर के माध्यम से आप जानेंगे कि इस देश में हेल्थ सेक्टर का दरअसल हाल क्या है। हम मेक इन इंडिया, क्लीन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, सेफ इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जरूरत है भारत को हेल्दी इंडिया की। तो आइए जानते हैं हेल्दी इंडिया के लिहाज से क्या कुछ है भारत सरकार के पास हेल्थ सेक्टर को लेकर। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, यहां किस तरह के व्यापक आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, आइए नजर डालते हैं। अगर हम इस सेक्टर को देखें, कितना खर्च भारत देश करता है जब हम दुनिया के अन्य मुल्कों से इसका कंपैरिजन करते हैं। भारत में जीडीपी का महज 1.2% खर्च किया जाता है, जबकि चीन, जिससे हम अपनी तुलना करते हैं, 3% और अमेरिका 8.3%। और जब हम डब्ल्यूएचओ की बात करते हैं, डब्ल्यूएचओ कहता है साहब जो विकासशील देश हैं उन्हें अपने हेल्थ में 5% खर्च करना चाहिए जीडीपी का। इसके बाद अगर हम आगे बात करें डब्ल्यूएचओ का स्टैंडर्ड क्या कहता है, ये आप देखिए। अस्पतालों में 17 लाख बेड चाहिए, हमें जरूरत है भारत को। आप समझिए कितनी बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करें, जो मैन पावर है साहब, डॉक्टरों का अभाव है, नर्सेस का अभाव है, पैरामेडिकल स्टाफ का अभाव है, स्पेशलाइजेशन से जुड़े लोगों का अभाव है, वो कैसे पूरा करेगा भारत। पैरामेडिकल स्टाफ जिसकी की बहुत जरूरत है, खासकर सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहां आपको जरूरत है। इसके बाद अगर आप पहुंचते हैं बजट की, जरा हम बात कर लें। थोड़ा सा नाराजगी पिछले बात के बजट में थी क्योंकि हेल्थ का बजट कम किया गया था। सीनियर सिटीजन को इस बात ध्यान में रखा जाएगा कि उनके लिए एक स्कीम लाने की बात हो रही है, इंश्योरेंस स्कीम। कैशलेस होगी इंश्योरेंस स्कीम, कहा जा रहा है 50,000 से ऊपर की ये स्कीम हो सकती है। तो कुछ कदम उठाने की बात सरकार कर रही है, लेकिन जब हम सरकारी योजनाओं की बात करें साहब, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया था। प्रधानमंत्री ने 2 हेल्थ स्कीम शुरू की हैं, 13 रुपए महीने की, और कुछ साल में आपको पैसा देना होगा। एक्सीडेंटल स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और तीसरी है आपकी अटल पेंशन योजना। यानी इन स्कीमों के सारे हम भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की तस्वीर बदल रहे हैं। भारत को आज स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े निवेश की जरूरत है। हमें डॉक्टर चाहिए, नर्सेस चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी गांव में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान में हेल्थ सेक्टर का क्या हाल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में हेल्थ सेक्टर पर जहां सरकार जीडीपी का 1.2% हिस्सा खर्च करती है, वहीं सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर जीडीपी का 4.2% हिस्सा खर्च करते हैं। पहले से हेल्थ सेक्टर में बजट का आवंटन बेहद कम है। पिछले साल के बजट में हेल्थ सेक्टर में 5.7% की कटौती की गई। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो 2014-15 में जहां हेल्थ सेक्टर के लिए आवंटन 35,163 करोड़ था, वहीं 2015-16 में इसे घटाकर 33,152 करोड़ कर दिया गया। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र का हाल ऐसा है कि स्वास्थ्य के कई मानकों में भारत पड़ोसी देशों से भी पिछड़ा हुआ है। प्रसव के समय होने वाली शिशु मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1000 में भारत में यह आंकड़ा 52 है, जबकि श्रीलंका में 15, नेपाल में 38, भूटान में 41 और मालदीव में यह आंकड़ा 20 का है। जानकारों के मुताबिक हेल्दी इंडिया के सपने को अगर साकार करना है तो कम से कम जीडीपी का 3% हेल्थ सेक्टर पर खर्च करना होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए दिए जाने वाले पैसे में बढ़ोतरी करनी होगी।
सभी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सुनिश्चित करना होगा। हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, लेकिन अहम सवाल है बजट से हेल्थ सेक्टर को क्या मिलेगा। टीम न्यूज नेशन। संजीव मलिक साहब, हेल्थ टू ऑल ये कैसे संभव होगा इस देश में? हेल्थ टू ऑल 2000, 2005, 2010, 2015 हर बार हम इसको 5 साल आगे कर देते हैं। एक बेसिक फिगर जो आपने दी कि हम अपने देश में सरकार पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ इज 1.2% ऑफ द जीडीपी। WHO रिकमेंडेशन एक्चुअली इज अबाउट 5%. US spends about 7.2% on its health. That's the public sector spending. हम अपने देश को एक डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, और अगर शिक्षा और स्वास्थ्य इन दो चीज पर मात्र 1% हम खर्च करेंगे अपने बजट का, तो कहीं ना कहीं पर हमारी प्लानिंग, हमारा रोड मैप जो है वो गलत है। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा, केवल हम सेंट्रल बजट से क्यों उम्मीद करें, हमें स्टेट बजट पे भी नजर रखनी होगी, बिकॉज ये दोनों राज्यों के सब्जेक्ट है। सर देखो, हेल्थ ब्रॉडली इज अ स्टेट सब्जेक्ट। हमारे कुछ नेशनल प्रोग्राम्स हैं जो नेशनल बजट पे आते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो सेंट्रल करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वो एक किस्म का रिफ्लेक्शन हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स पर। अगर आप पूरे इंडिया के स्टेट्स के हेल्थ बजट्स उठा लें तो उसमें भी स्टेट की जो एलोकेशन है वो एनीथिंग बिटवीन 1 to 1.6% पे ही डोलती रहती है। जरूरत है 5% की। आज हमारे पास 6.25 लाख क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर्स हैं एलोपैथिक सिस्टम से, जरूरत है इससे डबल से भी ज्यादा की। हमारे पास सीटें बढ़ानी पड़ेगी, एमबीबीएस की सीटें बढ़ानी पड़ेगी, आपको सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, आपको मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप पिछले 25-30 साल में देखें, सारी मेडिकल एजुकेशन की ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर में हुई है। और आप देखिए ना, आपका हेल्थ सेक्टर 80% प्राइवेट हाथों में है, 20% जो सरकार के हाथों में है, उसमें भी 80% आपका राज्यों के हाथों में है। प्रोफेसर यादव, आपकी क्या उम्मीदें हैं, या आप क्या मानते हैं कि वित्त मंत्री को क्या कुछ करना चाहिए इस बजट में? मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हेल्थ का एलोकेशन जो है वो कई गुना बढ़ाया जाए। हमारी जो भी हेल्थ सेवाएं हैं उनको अपग्रेड करने की बड़ी आवश्यकता है। जो आज के समय हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो हमारे जिला अस्पताल हैं, वो सब बड़े पुराने जमाने के हिसाब से ट्यून्ड अप हैं, और टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ हुई है उसके हिसाब से बहुत काम करने की आवश्यकता है। इन अस्पतालों को अपग्रेड करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ अस्पताल अपग्रेड करने की जरूरत है। आप बेहतरीन अस्पताल बना लें, लेकिन अस्पताल तो वहाँ काम करने वाले हेल्थ वर्कर से चलता है। हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान बहुत होना चाहिए। हमें सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बनाने हैं, हमारे को बहुत हाई क्वालिटी और सब स्पेशलिटीज के हिसाब से काफी क्वालिफाइड नर्सेस चाहिए, हमारे को काफी सारे पैरामेडिक्स चाहिए, बहुत सारी सब स्पेशलिटी में हमारे को वर्कर्स चाहिए। तो हमारे को सिर्फ डॉक्टर्स के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना है, बल्कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो मैन पावर डेवलपमेंट की जरूरत है, उसके लिए हमें काफी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। प्रोफेसर यादव, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, कैपेसिटी बिल्डिंग। इस पे सबसे ज्यादा भारत को ध्यान देना होगा। आपका प्लानिंग कमीशन, स्टैंडिंग कमेटी, तमाम रिपोर्टें साहब आपके पास पड़ी है, जो हर बार चीख कर यही कहती है कैपेसिटी बिल्डिंग करिए साहब, अपग्रेड करिए, टेक्नोलॉजी लाइए, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य मुहैया कराइए। खन्ना साहब, मैं देख रहा था लैंसेट की एक रिपोर्ट है, 3.5 करोड़ लोग हेल्थ पे, जेब पे खर्च करने के चलते हर साल गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे 80% लोग तो साहब अपनी जेब से हेल्थ पे खर्च करते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा खर्च होता है दवाइयों पे। साहब, ये दवाइयों में जो मुनाफाखोरी है, जेनेरिक दवाइयां, सस्ती दवाइयां, जीवन उपयोगी दवाइयां कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए? देखिए, इसके लिए सरकार को सारा कुछ दोबारा से ही चेंज करना पड़ेगा। कानून हमारे बने हुए हैं 1944 के और 50 के जमाने के। अभी हम लोगों ने जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह बहुत कम है। 25 से 30 हजार यूपी की अगर बात करते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। आप कैसे उम्मीद करेंगे कि गांव-गांव हर जगह हमारे मेडिकल स्टोर्स खुल जाए? कहां-कहां डॉक्टर जा सकते हैं? देखिए, सस्ती दवाई देनी है तो हर गांव के अंदर कम से कम 2, 4, 5, 10 मेडिकल स्टोर्स होने चाहिए। अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, फार्मासिस्ट को खत्म कर रहे हैं, उनको बड़ी, अभी जो हमारी 28 तारीख की इसको लेकर स्ट्राइक भी है।
3,000 की फीस जो है वो मेडिकल स्टोर के लिए 30,000 रुपए करने का प्रोविजन कर दिया है। इस तरह के और पता नहीं कितने प्रोविजन ला रहे हैं। आप एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कोई फैक्ट्री के अंदर केमिस्ट है, वो दवाई तो बना सकता है लेकिन बेच नहीं सकता। क्यों नहीं आप स्टोर्स कर सकते? अगर सरकार अपनी दुकानें खोले, अपनी दुकानें, बहुत अच्छी बात है, अपनी दुकानें हम खोल रहे हैं, हम तो दोनों बातें कह रहे हैं, उससे मुनाफाखोरी कहां खत्म हो रही है? आप अगर, मैंने पिछली बार भी आपके प्रोग्राम में यही बोला था कि अगर गवर्नमेंट एक रेट फिक्स करती है, एमआरपी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, उसका ट्रेड फिक्स है, तो उसमें मुनाफाखोरी की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। सरकार बेचे या हम बेचें, देखिए मुनाफाखोरी सबकी फिक्स करनी पड़ेगी। अभी आपने कहा इंश्योरेंस वगैरह बढ़ा दी जाएगी शायद बजट के अंदर। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए, 200%, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, 5 लाख का अगर आपका इंश्योरेंस है, अगर आपने गलती से बता दिया 4,90,000 तक वो आपको वहीं पर रखेंगे, उससे कोई पर्पज नहीं सॉल्व हो रहा। अब ये देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज कितने ह्यूज प्रॉफिट्स लेनी है, लोकल यूनिट्स सारी खत्म हो चुकी हैं। R&D में हमारा कितना खर्चा हो रहा है, डॉक्टर साहब बता सकते हैं, ये यादव जी बैठे हैं, कि लेटेस्ट मॉलिक्यूल्स इंडिया में कितने डेवलप हो रहे हैं, बाहर से आते हैं। हमारी पूरी चाइनीज जितनी बल्क ड्रग्स हैं उन पे डिपेंडेंस हो गई है। संजीव मलिक साहब, मैं एक चीज कहना चाह रहा था, देखिए हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो ज्यादातर डॉक्टर्स हैं, मैं उनको आरोप नहीं लगा रहा हूं, बट उनका शहरों से ज्यादा प्रेम है, इसलिए 75% डॉक्टर जो है वो शहरों पे सेवाएं दे रहे हैं, 23% अल्प शहरों में दे रहे हैं, ओनली 2-3% आपके गांव में है। तो हमें गांव में डॉक्टर चाहिए। दूसरा, हमने देखा एक एवरेज हमारा 1722 में एक डॉक्टर है ऑन एन एवरेज, लेकिन जब मैं रूरल की हालात देखता हूं, वहां 34,000 में एक डॉक्टर है। सर, हमारे सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का क्या होगा? देखिए, बहुत ही पर्टिनेंट पॉइंट आपने रेज करा, लेकिन उसको ना हैंडल करने के लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए। अगर हम ब्लेम गेम में आ जाएं कि डॉक्टर ये नहीं कर रहे, फार्मासिस्ट ये नहीं कर रहे, मेरी फार्मेसी भी एक ऑब्जर्वेशन है, मैं बाद में देता हूं। डॉक्टर्स आपने इंसेंटिवाइज करिए। पिछले 20 साल में प्राइवेट सेक्टर इंडिया में ग्रो इतना हुआ है कि आज हम मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि यूएस और यूके से पेशेंट इंडिया आएगा, लेकिन ये सेक्टर ग्रो कहां हुआ है? इंडिया के मात्र 22 शहरों में। लेट अस इंसेंटिवाइज कि आप अगर छोटे शहरों में जाइए तो आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेंगी। आप एक्साइज एग्जम्पशन देते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, इंडस्ट्री को, छोटे शहर में जाने के लिए। आप मेडिकल कॉलेज रूरल एरिया में जाके खोलिए, उसके लिए सर्विस टैक्स लगा दिया, और भी सर्विस टैक्स अलग से लगा दे रहे हैं मेडिकल प्रोफेशन। हम लोग सिर्फ गांव की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। गांव में मेरा मानना यह है कि अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, आप शहर की बात भी कर सकते हैं, तो यहां कंसल्टेशन फीस 500 रुपए है एग्जाम्पल, और उसके बाद में डॉक्टर 300-400 रुपए की दवाई लिखता है। अच्छा, वो मेडिकल स्टोर पे जाता है, वो 10 रुपए या 15 रुपए की दवाई भी दे सकता है। हमें सस्ती दवाई कैसे देंगे अगर आप सीधे डॉक्टर पे जा रहे हैं? कंसल्टेशन फीस है। पुराने जमाने में डिस्पेंसिंग डॉक्टर्स होते थे, मैं समझ रहा हूं डॉक्टर साहब मेरे से एग्री करेंगे, आज की डेट में डिस्पेंसिंग डॉक्टर बिल्कुल खत्म हो गए, जो 100 या 50 रुपए फीस लेते थे, दवाई भी साथ दे देते थे। कमर्शियलाइज हो चुका है, कोई भी डॉक्टर 500-700 रुपए से कम कंसल्टेशन नहीं लेते हैं। उसके बाद दवाई अगर आपको 10 रुपए की लिख दी तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब ने तो कुछ भी नहीं 700 रुपए हमसे कमा लिए, तो उसको दवाइयां भी देनी पड़ती है ज्यादा। हमें सस्ती दवाई कैसे दें, सस्ती दवाई कैसे दें, मैं उस पर आ रहा हूं। जी, मैं आ रहा हूं। जो मेन इश्यू है आज का, हमारा इश्यू है, मुद्दा ये है कि बजट में क्या किया जाए कि देश का स्वास्थ्य ठीक हो। ये एक अलग मुद्दा हो सकता है कि हेल्थ केयर महंगा क्यों हुआ। अब पिछले 40 साल में एनालाइज करिए तो गवर्नमेंट ने कितनी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए, जो एक आईडीपीएल था उसको भी बंद क्या हुआ कि जो 80% सरकार के हाथों में था वो सरकार से निकलकर प्राइवेट के हाथों में चला गया, जो प्राइवेट के हाथों में था वो 20% सरकार के हाथों में आ गया। सरकार तो फेल रही। तो रमेश जी, मेरा जो थॉट है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वित्त मंत्री जी अगर हमें सुन रहे हों तो उनको ये पता लगना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर का एक एम्बिशियस प्लान है, इंडिया को ग्लोबल मैप के ऊपर एक ग्रोइंग इकोनॉमी, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, इनोवेशन के ऊपर कितने टैक्स एग्जम्पशंस हैं, कितने इंसेंटिवाइजेशन है। बिल्कुल रूरल, मैं कह रहा हूं रूरल छोड़िए, टियर 2, टियर 3 सिटीज में जाने के लिए मैंने टियर 3 सिटी में हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट शुरू किया। आपको मालूम है कि में जाने के लिए मैंने टियर 3 सिटी में हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट शुरू किया। आपको मालूम है कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई इंसेंटिवाइजेशन नाम की चीज ही नहीं है। अगर आप बोले कि आप इंसेंटिवाइज करिए, आप लोगों को सामने लाकर आप लोगों को थोड़ा सा
रास्ता दिखाना होगा, लोग तैयार है करने को। कुछ और दिक्कतें हैं इस हेल्थ सेक्टर से, हम प्रिवेंशन की क्यों नहीं बात करते साहब? आज हम वर्ल्ड में हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा 16.5% है, और जब हम बात करते हैं हेल्थ केयर में हमारी बीमारी का हिस्सा वर्ल्ड में, वो 20% चला जाता है। हम जल्द हासिल हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइए। प्रोफेसर यादव, ये भी एक बात चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमा कवर दिया जाए, क्या ये सॉल्यूशन है? हाँ, इंश्योरेंस कवर से इलाज लोगों तक पहुंच सकता है, और ये दुनिया भर में हेल्थ केयर का एक बहुत बड़ा मॉडल है। और अगर इस तरह की जो योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं वो देश में पूरी तरह से प्रभावी होती हैं, तो मरीजों को काफी ज्यादा और परिवारों को काफी ज्यादा जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में सुविधाएं होंगी। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि बीमारियों से बचाने के लिए जो वैक्सीनेशन के टीके हैं, वो नए टीके भी सरकार लाने की कोशिश कर रही है, उनके लिए भी बजट का एलोकेशन रहे। बिल्कुल, क्योंकि हमारी नई जनरेशन जो है उसको स्वस्थ रखना और उन्हें बड़ी बीमारियों से, जो कि खास तौर से बच्चों में निमोनिया की बीमारी है, इन सब के टीके अगर हम अपनी पूरी बिल्कुल, और हमने प्रोग्राम को नाम दिया है प्रोफेसर यादव इंद्रधनुष जी। ये जो वैक्सीनेशन की बात है, आपको लगता है कि एक प्लान बना के कम से कम ये कंप्लीट करना चाहिए जो इंद्रधनुष हमारा प्रोग्राम है? मलिक साहब देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एक बहुत पुराना स्लोगन है। अगर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन एक्सपैंडेड, गवर्नमेंट ने एक्सपैंड करा है, आज से 20 साल पहले सिर्फ 4 बीमारियों का नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता था। इम्यूनाइजेशन को बढ़ाया जाए, गवर्नमेंट में देश में वैक्सीन बनाने को इनकरेज किया जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए। आज भी हम 80% अपना सामान बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और वैक्सीन भी अब चाइना से आने लग गए। बिल्कुल, तो वी हैव टू मेक वैक्सीन विच आर अफोर्डेबल इवन फॉर द गवर्नमेंट, आम लोगों की पहुंच तक हो। खन्ना साहब, आखिरी स्टेटमेंट। मेरा ये कहना है, इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स जितनी भी हैं हमारी कैंसर से और ये जो मेडिकल डिवाइसेस है, इन पे बिल्कुल एक्साइज वगैरह और ये जितनी भी सब कुछ हटा लेनी चाहिए। और इसका जो भरपाई है वो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल वाले जो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लाइक रिवाइटल हो गया या 303 वगैरह, इस तरह की जितने भी आइटम्स हैं जो आदमी वैसे ही खाता है शौकिया, तो उनके ऊपर बढ़ा के उनके ऊपर जितना मर्जी एक्साइज वगैरह डाल देंगे, उसकी भरपाई करें और इन चीजों को आप कह रहे हैं जीवन उपयोगी दवाइयां सस्ती होनी चाहिए। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी जिम्मेदारी है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री की। आपको डॉक्टर्स का इंतजाम करना है, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, वैक्सीनेशन यूनिवर्सल करनी है, और साथ ही साथ लो कॉस्ट हॉस्पिटल आपको लाने हैं ताकि आम आदमी को सस्ता उपचार मिल सके। ये है हेल्दी इंडिया के लिए यहां हमारे एक्सपर्ट की सोच। अब देखना है वित्त मंत्री अपने बजट पे डाले में क्या कुछ लेके आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।